गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर नताशा। सो आज का हमारा लेक्चर और डिस्कशन रहेगा, टॉपिक है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। सो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली, दूसरा हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाउ जेंडर असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल is a very complex procedure. It is just not about males, it is just not about females. And अब आजकल काफ़ी चर्चा चली रही है एवरी जेंडर के बारे में। सो हमें भी नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ द जेंडर इज़ असाइंड टू एन इंडिविजुअल। सो हमारी जागरूकता बढ़ती है ये जानने के बाद, और हम अपने आप में एक समझदार और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में थरोली पता होता है ना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर जेनेटो यूरिनरी डेवलपमेंट के बाद दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन दिस। So, gender. What is gender? You know, male, female, or third gender. So, how it is defined? I mean, what it is not only about the external genitalia. It is not only about the appearance of an individual, how he or she appears. It is also a genetic gender or gonadal gender, phenotypical gender. That is, these three things decide what is the person going to be, a male or female or hermaphrodite we say. ठीक है। So genetics, the individual का genetics will decide, individual के gonads will decide, and individual the phenotype will be the last thing which will be decided by the genetic and gonadal constitution of an individual. Genetic में we know either XX or XY. This is the genetics, this is the karyotype which will ultimately lead to the final phenotype. ठीक है। नाउ गोनेडल जेंडर में आइदर टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस या ओवरीज इंडिविजुअल में क्या है, दैट विल डिफाइन द फर्दर एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट फॉर्मेशन। Gonadal gender, which is whether it will be testes or ovaries, it depends on presence or absence of Y chromosome. So Y chromosome is responsible for either the final gonads will be differentiated into testes or ovaries. So Y chromosome Y, if it is present, the gonads will become testes, and if there is absence of Y chromosome, the gonads will ultimately become ovary. So as we can see in XS and XY. So ये चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यही अल्टीमेटली एवरी जेंडर का बेस है। सो वाई क्रोमोसोम, क्या खास है वाई क्रोमोसोम में? पहली बात तो ये वाई क्रोमोसोम है। दूसरा, ये इट हैज़ SRY जीन ऑन शॉर्ट आर्म. There is one SRY gene on short arm of Y chromosome. This is one of the gene which contribute its majority portion in gonad formation. Other several genes are there which will ultimately are responsible for testis development, but this is kind of main gene. It helps in formation of TDF protein. This protein modulates transcription of several genes which are other genes which are involved in gonadal differentiation. दिस प्रोटीन जीन, ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, जीन से पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है तो प्रोटीन बनते हैं, DNA से RNA से प्रोटीन्स, एंड दीज प्रोटीन्स आर फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक मॉड्यूलेशन ऑफ सेवरल अदर जीन्स। ठीक है। एंड देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ SRY जीन? इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, हम क्यों पढ़ रहे हैं SRY जीन को? क्योंकि देखिए, पहले तो हमें इतना ये याद रखना है कि अगर ये SRY जीन एक वाई क्रोमोसोम है, उस पर ये SRY जीन है तो हमारा टेस्टिस बनेगा। और अगर ये SRY जीन बाई चांस से कहीं और भी प्रेजेंट हो जाती है, दिस इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब अपने क्रोमोसोम के बजाय दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाना। सो इसमें
जैसे अगर ये SRY जीन हमारी एक्स क्रोमोसोम पे चली गई ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस और माइटोसिस मियोसिस जो भी फॉर्मेशन जो भी प्रोसेसेस होती हैं उसमें अगर ये ट्रांसलोकेट होके एक्स क्रोमोसोम पे चली जाती है तो जो XX क्रोमोसोम वाला पर्सन है यानी कि विच इज़ डिस्टाइंड टू बी फीमेल एज पर द जेनेटिक्स लाइक XX है तो हम बोलते हैं फीमेल ही होगी। लेकिन अगर XX क्रोमोसोम में एक SRY जीन हमारी X क्रोमोसोम पे ट्रांसलोकेट हो गई है ड्यूरिंग मियोसिस तो ये हमारा मेल फिनोटाइप आ जाएगा। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो हम जब उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रोमोसोम्स तो XX हैं लेकिन है मेल। क्यों? क्योंकि उसमें SRY जीन है। SRY जीन क्या कर रही है? वो टेस्टिस फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। एंड हमने पीछे देखा है कि टेस्टिस में जो एंड्रोजन्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंटरनल जेनाइटेलिया, ये हम आगे भी देखेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग यू नीड टू रिमेंबर। दूसरा क्या है इम्पॉर्टेंस इसका SRY जीन का कि जैसे सपोज़ 46XY क्रोमोसोम है लेकिन उसमें SRY जीन की म्यूटेशन हो गई है तो वो अपना काम नहीं कर रही है। SRY जीन अब वो अपना काम नहीं कर रही है तो वो अल्टीमेटली फिनोटाइप फीमेल हो जाएगा क्योंकि टेस्टिस नहीं बन पा रही है। देखिए टेस्टिस जो है और SRY जीन जो है दीज आर बाय नेचर ऑल्सो डोमिनेंट। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं? SRY जीन और टेस्टिस बाय क्रोमोसोम दीज आर बाय नेचर ओनली डोमिनेंट। So we need to understand if they are there, if they are present, then the development will be a male fetus. But अगर वो absent है मतलब है नहीं तो वो by default फीमेल fetus बन जाती है। ठीक है, this you need to remember, याद रखने के लिए एक तरीका है। Now how the internal and external genitalia is differentiated. सो वी नो, हमने पढ़ा, ये डिपेंड करता है टेस्टिस की प्रेजेंस या एब्सेंस में। टेस्टिस में अगर टेस्टिस प्रेजेंट है तो टेस्टिस दो चीज़ें टेस्टिस में होंगी। एक होगा, देखिए टेस्टिस में सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, द मुलेरियन स्ट्रक्चर्स हमने पीछे पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने देखा है मुलेरियन स्ट्रक्चर्स यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड अपर 2/3 ऑफ वजाइना। सो ये उनकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, दैट इज, सो इसको एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। ये टेस्टिस जो है ये सेक्रेट करता है और ये इसमें ये याद रखना है कि ये लोकली एक्ट करते हैं, मतलब उधर ही जिधर सेक्रेट हो रहे हैं, जिस साइड सेक्रेट हो रहे हैं उधर ही, दैट इज़ पैराक्राइन इफेक्ट, लोकली ऐड करेंगे और मुलेरियन डक्ट स्ट्रक्चर्स को बनने से रोकेंगे। और क्या होता है टेस्टिस में? टेस्टिस में लेडिंग सेल्स होते हैं। लेडिंग सेल्स क्या करते हैं? they will secrete testosterone. Testosterone is what? A kind of androgen. तो ये एंड्रोजन जो होता है, ये एंड्रोजन हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो अगर देखिए क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन अब कैसे बना रहा है? वोल्फियन डक्ट्स में पहले तो मेल्स में क्या कर रहा है, ये वॉज अ डिफरेंस एपिडिडाइमस एंड समाइनल वेसिकल्स बना रहा है और साथ में क्या करता है, ब्लड में एंटर करते एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को मेल स्ट्रक्चर्स में बनाता है, मतलब मेल स्ट्रक्चर्स बनने में हेल्प होते हैं। कैसे? ब्लड में जाके फर्स्ट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे एक्ट करता है। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म 5-अल्फा डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दिस अल्टीमेटली कॉजेज विरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सो दिस देयर विल बी मेल जेनाइटेलिया फॉर्मेशन। ठीक है, सो अगर ये टेस्टिस नहीं होंगी तो अल्टीमेटली ना मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस होगा, यानी कि AMH नहीं होगा। AMH नहीं होगा तो इंटरनल जेनाइटेलिया जो होंगे वो फीमेल के बन जाएंगे और अगर एंड्रोजन्स नहीं होंगे तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी फीमेल्स के बन जाएंगे। दो चीज़ें बेसिकली याद रखनी है कि इंटरनल जेनाइटेलिया फॉर्मेशन के लिए एंटी मुलेरियन हार्मोन और
एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के लिए एंड्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि टेस्टिस हैं, एंड्रोजन है, या टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है या एंड्रोजन में कोई प्रॉब्लम है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कैसे वेरी करेंगे। नाउ विल रीड अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि एबनॉर्मल सेक्स डेवलपमेंट किस किस में हो सकता है। गोनेड्स में हो सकता है एबनॉर्मलिटी, इंटरनल डक्टल सिस्टम में हो सकता है, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में भी हो सकता है, ठीक है। दो सब में से किसी का भी डिसऑर्डर इज़ नोन एज सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर। सो नाउ विल सी, So, what is a classification of disorder of sex development? This is either sex chromosome में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें 46XY है, क्रोमोसोम कैरियोटाइप इज XY, और लेकिन हमें कुछ और प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, हम देख पा रहे हैं कि वो प्रॉपरली मेल फिनोटाइप नहीं है। एंड 46XX डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेम थिंग, इधर 46XX कैरियोटाइप है लेकिन फिनोटाइप फीमेल वाला नहीं है। अब सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें आता है टर्नर सिंड्रोम। हमें टर्नर सिंड्रोम तो अच्छे से पता ही है, क्लेनफिल्टर्स भी हमें पता ही है, ठीक है। अब आता है 45X एंड या फिर 46XY मिक्स्ड गोनेडल डिसजेनेसिस, और एक आता है 46XX 46XY ओवोटेस्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। दिस ओवोटेस्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, it comes under this also 46XY disorder of sex development and 46XX disorder of sex development, ठीक है। So these were previously known as true hermaphrodites, ठीक है। नाउ वी विल सी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स में क्या है, इट इज़ 45X क्रोमोसोम, वन एब्सेंस ऑफ वन X क्रोमोसोम, देयर इज़ ओनली 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम with only one X, second X is not there. So this is abnormal number of chromosomes, sex chromosome, ठीक है। Then what is this? We know de novo loss of or severe structural abnormality of one of the X chromosome. What we are studying is sex chromosome disorder of sex development में we know what we are studying is either there is no number में problem है chromosomes के, या फिर there is some structural abnormality in that chromosome that the normal gender is not formed, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, मोस्टली पेशेंट्स मोस्टली द फीटस इज़ अबॉर्टेड इन अर्ली प्रेगनेंसी ओनली, अर्ली जेस्टेशन में ही फीटस अबॉर्ट हो जाता है। बट अगर जो सर्वाइव करते हैं दे हैव द टर्नर स्टिग्मेटा, यू ऑल माइट बी नोइंग, दे आर शॉर्ट स्टेचर, दे हैव कार्डियक एनॉमलीज, दे हैव रीनल एनॉमलीज, दे हैव इम्पेयर्ड hearing. What we are concerned here is the Turner syndrome is the main cause of primary ovarian failure. This is most common cause of gonadal dysgenesis. They have this streak gonads. What we need to remember is streak gonads is a term which is used for abnormal ovaries, ठीक है। gonads is, we know gonads can be testes or ovaries, but the streak gonads is term used for specifically for abnormal ovaries or dysgenetic ovaries. So we have this Turner syndrome में we have streak gonads. So this is the most common form of gonadal dysgenesis and a very common cause of primary ovarian failure. Now because they have this ovary streak gonads, so streak gonads मतलब abnormal ovaries, so that is very clear that they will be infertile. Infertile females होंगे because their ovaries are not functioning, they are not secreting hormones for proper
ovum formation, there is no ovulation. So what we need to know is, because Mullerian structures में कोई problem नहीं है, there is no abnormality in Mullerian ducts, Mullerian formation. So uterus and vagina are normal and they are capable of responding to exogenous hormones. ठीक है. Now हमें कब पता चलता है कि टर्नर सिंड्रोम है? एक तो पहले हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से फीमेल के जान जाते हैं कि मोस्टली दिस इज़ टर्नर सिंड्रोम. दूसरा, हमें जब दीज एबनॉर्मलिटीज़ आर मोस्टली investigated or we come across these kind of patients when they attain puberty, when they are at the puberty age, because either they will present with amenorrhea or not proper development of their primary secondary sexual structures or genitalia. So during mostly the disorder of sex development patients will present at pubertal age. So when we investigate them thoroughly, we get to know the basic cause of the problem with which the patient presents. Mostly they'll present with amenorrhea or not well developed secondary sexual characters, or at birth when what they will present is, when at birth the presentation will be the ambiguous genitalia. So the patients with, or the baby with ambiguous genitalia, we get to know at birth only. ठीक है. So when we see कि अब मेल है तो everybody is very happy and we are also happy, and we have we say female baby है, so everybody का happiness थोड़ा decreases, but we are equally happy. So now you might get to know that you might understand, अगर आप बोलो कि भाई हमें ही नहीं पता क्या है, मेल है फीमेल है, तो क्या रिएक्शन होगा, और आपका भी क्या रिएक्शन होगा, और पेशेंट्स का भी क्या रिएक्शन होगा. सो यू शुड नो द बेसिक्स बिहाइंड दिस genitalia formation. Second is Klinefelter syndrome. This is male phenotype, बट क्या प्रॉब्लम है, टॉल है लेकिन अंडर विरलाइज्ड मेल है. द जेनाइटेलिया इज़ नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड एंड दे हैव गायनेकोमास्टिया. इनमें कोनेट्स क्या होता है, इनमें क्या प्रॉब्लम है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, और इसमें टेस्टिस जो होती हैं, दीज आर स्मॉल एंड फर्म टेस्टिस, so gradually it leads to testicular failure. टर्नर सिंड्रोम में there is ovarian failure, ग्रेजुअल नहीं होता, उसमें होती ही नहीं है फंक्शनिंग. इसमें there is gradual testicular failure and the male are infertile. They have this is not at much important, but this is increased risk of germ cell tumors, osteoporosis, hypothyroid, diabetes mellitus, breast cancer, cardiovascular anomalies and cognitive psychosocial problems. ठीक है. दिस इज़ जस्ट थिंग टू रिमेंबर दैट the person with Klinefelter syndrome is at increased risk of all these disorders. Now हमने देख लिया ये मेल है. अब हमारे पास प्रॉब्लम लेके आएंगे. दीज आर मोस्टली इनफर्टाइल कपल्स. सो ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी मेल्स में प्यूबर्टी में हम इतना उसको ध्यान नहीं देंगे मेल्स को, लेकिन हम देखेंगे कि धीरे धीरे उनमें गायनेकोमास्टिया हो जाता है. तो दैट माइट बी अ प्रेजेंटेशन कि गायनेकोमास्टिया के साथ आपके पास कंप्लेंट्स लेके आए हैं. दूसरा, जब आप इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब यू माइट गेट टू नो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. दूसरा, एक्सटर्नल अपीयरेंस से तो आप देख ही सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत पहचान जाए कि हो सकता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है. नाउ वी हैव रेड अबाउट क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर्स. नाउ वी विल सी अबाउट मिक्स्ड गोनाडल डिसजेनेसिस. सो इसमें वी हैव क्रोमोसोमल मोज़ेक्स, either 45X और 46XY. मोज़ेक मीन्स कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं लेकिन कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हैं. नॉट प्रॉपर टर्नर्स ऑल्सो एंड नॉट प्रॉपर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. सो इसमें क्या एबनॉर्मलिटी होती है, इसमें स्ट्रीकोनेट्स होते हैं एक साइड पे, और दूसरे साइड पे क्या होते हैं, डिसजेनेटिक टेस्टिस या नॉर्मल टेस्टिस भी हो सकती हैं दूसरे साइड पे. डिपेंड्स, विल
गेट टू नो, हमें पता चलेगा इमेजिंग स्टडीज़ के बाद ही। ये मिक्स्ड गोनैडल, अब ये कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये मिक्स्ड गोनैडल है, तो इसमें दोनों गोनैड्स होंगे, एक साइड पे स्ट्रीक गोनैड्स, स्ट्रीक यानी कि ऑब्वियसली एबनॉर्मल ओवरीज, नॉन फंक्शनिंग ओवरीज, एंड दूसरी साइड पे डिसजेनेटिक टेस्टिस या फिर नॉर्मल टेस्टिस भी हो सकती हैं। अब इसमें डिपेंड करता है एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि मुलेरियन स्ट्रक्चर्स रहेंगे या फिर वोल्फियन स्ट्रक्चर्स रहेंगे, डिपेंड करता है कि टेस्टिस जो हैं वो कितने फंक्शनिंग हैं, वो कितना हार्मोन सेक्रेट करते हैं, कौन सी साइड पे टेस्टिस हैं। हमने देखा था कि एंटी मुलेरियन हार्मोन इज़ लोकली एक्टिंग, सो एक साइड पे अगर टेस्टिस हैं और वो पूरी तरह फंक्शनिंग कर रही हैं तो एक साइड के मुलेरियन स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे और दूसरी साइड पे हो सकते हैं, बट नॉट वेल डेवलप्ड। एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑब्वियसली टेस्टिस हैं, तो एंड्रोजन, अगर नॉर्मल टेस्टिस हैं तो एंड्रोजन्स रहेंगे और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विल बी विरलाइज्ड, बट नॉट द अमाउंट ऑफ एंड्रोजन वी रिक्वायर फॉर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्मेशन, सो इट माइट बी not fully virilized or under virilized, and depending on the status, और अगर functioning नहीं है properly तो हमें ambiguous genitalia भी मिल सकता है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ टाइप था सेक्स क्रोमोसोम ओवोटेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स। तो ये हमने देखा था, these ovotesticular disorders of sexual development are also known as, were previously known as true hermaphrodite। सो इनका अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैरियोटाइप क्या होता है, ये होते हैं 46XX या 46XY, कुछ भी हो सकता है, दोनों नॉर्मल, कैरियोटाइपिंग इज़ नॉर्मल, ठीक है, कुछ दोनों हो सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, इसको क्यों नाम दिया गया है ओवोटेस्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें पेयरिंग क्या होता है, एक साइड ओवरी हो सकती है, दूसरी साइड टेस्टिस हो सकती है, एक साइड ओवरी हो सकती है, दूसरी साइड ओवोटेस्टिस हो सकती है, या दोनों तरफ ओवोटेस्टिस हो सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ओवोटेस्टिस क्या है। अब ओवोटेस्टिस है कि एक गोनैड है जिसमें ओवरी और टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट है, दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक ही गोनैड में। सो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इनमें भी सेम ही चीज़ होती है, इंटरनल डक्टल सिस्टम जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द इप्सिलेटरल गोनैड एंड इट्स डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन। देखो, अगर दोनों के एलिमेंट्स एक टिश्यू में प्रेजेंट होंगे तो दोनों ही प्रॉपरली फंक्शनिंग तो नहीं होंगे, एक कम एक ज़्यादा तो होगा ही, और वो जो नॉर्मल थोड़ा सा है वो कितना फंक्शन कर रहा है इस पे डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, और इसमें वही बात आ जाती है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है मोस्टली एम्बिगुअस होता है, एंडोमैस्कुलिनाइज्ड होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं होता। ठीक है, अब इसमें ओवरी और टेस्टिस जो है, एक तरफ ओवरीज और एक तरफ टेस्टिस, ये थोड़ा रेयर होता है। मोस्टली क्या होगा, आइदर ओवरी एंड ओवोटेस्टिस होता है, टेस्टिस ओवोटेस्टिस होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसमें हमें ये याद रखना है कि इंटरनल जो है AMH और इंटरनल डक्टल सिस्टम जो होता है वो AMH और टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे डिपेंड करता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो मोस्टली तो एम्बिगुअस ही होता है, डिपेंडिंग ऑन द, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन उतना एडिक्वेटली नहीं सेक्रेट होता है जेनाइटेलिया से। नाउ विल गो फॉर 46XY डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसमें दो चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। क्रोमोसोम हमने देखा 46XY है, तो अब Y क्रोमोसोम है, SRY जीन होगी, तो मोस्टली गोनैड्स टेस्टिस होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम इज़ ओके। पहले हमने पढ़ा है दोज वर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो उसमें कुछ क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा गोनैड बनेगा, लेकिन इसमें क्रोमोसोम इज़ ओके, सो बनेगा टेस्टिस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एंड्रोजन प्रोडक्शन या उसके एक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब देखेंगे टेस्टिकुलर अगर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है टेस्टिकुलर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम। प्योर गोनैडल डिसजेनेसिस हो सकता है, पार्शियल डिसजेनेसिस हो सकता है, ओवोटेस्टिकुलर जो हमने पढ़ ही लिया है, और टेस्टिस रिग्रेशन भी हो सकता है। अभी इन और एंड्रोजन प्रोडक्शन या फिर उसके एक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो
कोई भी हार्मोन के अगर प्रॉब्लम होता है तो वो या तो उसके सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा या फिर उसके एक्शन में प्रॉब्लम होगा। एक्शन में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और LH-HCG रिसेप्टर्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है। LH-HCG रिसेप्टर्स जो होते हैं पिट्यूटरी में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग टेस्टिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। सो इनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर एंटी मुलेरियन हार्मोन एक, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसके प्रोडक्शन या एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो भी देयर माइट बी दिस डिसऑर्डर्स। सो अल्टीमेटली क्या होता है इन सब चीज़ों की वजह से, देयर इज़ इनसफिशिएंट एंड्रोजन एक्सपोजर ऑफ द फीटस विच इज़ डेस्टाइंड टू बी अ मेल। तो चाहे अगर हमारे टेस्टिस में भी प्रॉब्लम है या हमारे एंड्रोजन में प्रॉब्लम है, तो हमें अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकलता है कि एंड्रोजन उतना नहीं हो पा रहा है जो कि एक प्रॉपर नॉर्मल मेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। सो दीज वर फॉर्मली नोन एज मेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, ठीक है। आगे आगे देखेंगे हम क्यों बोलते हैं इनको ऐसा। तो अब हमने पता है इसमें हम इसमें कैरोटाइपिंग कराएंगे पेशेंट की, तो हमें 46XY मिलेगा। यूट्रस नहीं मिलेगा, क्रोमोसोम नॉर्मल है, वो SRY जीन सेक्रेट है, उसमें टेस्टिस बन रही हैं, टेस्टिस एंटी मुलेरियन हार्मोन सेक्रेट कर रही हैं, ठीक है। और यूट्रस नहीं है उसमें एंड टेस्टिस प्रेजेंट रहे, तो AMH नहीं है इसलिए यूट्रस नहीं है, ठीक है। ये हम देखेंगे टेस्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट मतलब इन सब में इन जनरल क्या होता है। अभी क्योंकि ये पेशेंट स्टेराइल होते हैं क्योंकि इनमें प्रॉपरली स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। अब टेस्टिस में ही होते हैं स्ट्रक्चर जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो वहाँ पे नहीं हो पाती है प्रॉपरली स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ आगे देखेंगे हम इसमें हम देखेंगे 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस। हमने पहला जो क्लासिफिकेशन में पहला देखा कि गोनेडल डिसजेनेसिस हो सकती है, दिस प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस एंड पार्शियल गोनेडल डिसजेनेसिस, ये दोनों हम देखेंगे। तो ये प्योर हो सकती है या पार्शियल हो सकती है या फिर मिक्स्ड गोनेडल डिसजेनेसिस भी हो सकती है, जिसको वही ओवोटेस्टिकुलर बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि इट इज़ डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ नॉर्मल टेस्टिकुलर टिश्यू। मतलब ये प्योर है कि पार्शियल है, इसमें कैसे पता चलेगा कि प्योर कंप्लीट डिसजेनेसिस है या पार्शियल है, बाय द अमाउंट ऑफ नॉर्मल टेस्टिकुलर टिश्यू। अगर डिसजेनेटिक टेस्टिस हैं या इंट्राएब्डोमिनल टेस्टिस हैं, तो हमें ये याद रखना है इसमें कि जो डिसजेनेटिक टेस्टिस या कोई भी गोनाड विच इज़ डिसजेनेटिक हैज़ अ पोटेंशियल फॉर जर्म कन्वर्टिंग इनटू जर्म सेल ट्यूमर। सो हमेशा उसमें गोनाडेक्टमी करनी पड़ती है, या तो वो डिसजेनेटिक है या अपनी नॉर्मल जगह में नहीं है, इंट्राएब्डोमिनल है तो, ठीक है। अब प्योर और कंप्लीट गोनेडल डिसजेनेसिस में हमें याद रखना है स्वेयर सिंड्रोम एक आता है, स्वेयर सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या होता है, हमने देखा है 46XY वाई के शॉर्ट आर्म पे SRY जीन होती है। अब इस जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गया, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने SRY जीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो यही है, इसमें एक म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से गोनैड प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं, अंडर डेवलप्ड गोनैड बन रहे हैं, और वो अगर गोनैड नहीं बन रहे हैं तो वो एंड्रोजन या एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर वो एंटी मुलेरियन हार्मोन और एंड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुलेरियन स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे, और एंड्रोजन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल का हो जाएगा। सो देयर इज़ फिनोटाइप फीमेल एंड देयर आर नॉर्मल मुलेरियन स्ट्रक्चर्स। कैरियोटाइप क्या है, 46XY। अब इसमें ध्यान देने की क्या बात है, दिस इज़ 46XY फीमेल। क्यों, क्योंकि इसमें SRY जीन म्यूटेशन हो गया, सिर्फ एक जीन के म्यूटेशन से कैरियोटाइप में आ गया है फीमेल विद XY मेल, 46XY फीमेल,
विद नॉर्मल मुलेरियन स्ट्रक्चर। प्रेजेंटेशन क्या होगा इनका, हमारे पास आएंगे। अब यूट्रस तो बन गया लेकिन ओवरीज नहीं है, हार्मोन्स नहीं है प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन के लिए, प्यूबर्टी अटेन नहीं होगी, अमेनोरिया हो सकता है। अमेनोरिया के बाद नॉर्मल साइकिल्स नहीं होंगी, तो उसमें हमारे पास आएगा मोस्टली प्यूबर्टी में ये पेशेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? सारी इन्वेस्टिगेशंस हम कराएंगे अमेनोरिया की और कैरोटाइप कराएंगे, तो पता चलेगा 46XY। तो वो है स्वेयर्स सिंड्रोम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्शियल गोनाडल डिसजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है नॉर्मल और डिसजेनेटिक गोनाड का, इसके बीच का अगर कोई चीज़ निकलेगी तो वो होगी पार्शियल गोनाडल डिसजेनेसिस। इसमें क्या होता है, फिनोटाइप डिपेंड करता है अंडर डेवलप्ड टेस्टिस के ऊपर, कितनी अंडर डेवलप्ड है और वो कितनी फंक्शनिंग है, तो वो उस हिसाब से अपने स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें पार्शियल है तो मतलब थोड़ा बहुत AMH सेक्रेट करेंगी, थोड़ा बहुत एंड्रोजन भी सेक्रेट करेंगे। तो AMH सेक्रेट कर रही हैं तो मुलेरियन स्ट्रक्चर्स तो नहीं होंगे, लेकिन जो एंड्रोजन्स जो वो इतना नहीं सेक्रेट कर रहे हैं, लेकिन तो हो सकता है अंडर विरलाइज्ड हो, थोड़ा कम प्रोडक्शन की वजह से। और जो ये वोल्फियन मुलेरियन और जेनाइटल एम्बिग्विटी तो होगी। ठीक है, एम्बिग्विटी इसीलिए क्योंकि प्रॉपरली एंड्रोजन एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है। बाकी ये स्ट्रक्चर्स हो सकता है अंडर डेवलप्ड हो। मुलेरियन स्ट्रक्चर्स तो नहीं होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो AMH कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैरोटाइप क्या होगा, 46XY। सब में डिफ्रेंशिएटिंग फीचर क्या होता है, हमें बस इतना याद रखना है कि टेस्टिस अगर हैं, टेस्टिस हैं कि नहीं है, अगर हैं तो वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है कि नहीं है, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है तो कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिससे कि ये डिसाइड होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ये आपको क्लियर होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो जहाँ पे भी पार्शियल चीज़ आ जाती है या प्रॉपर नहीं है या तो बिल्कुल ही एब्सेंट है, तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर मेल या फीमेल बनेगा। और अगर पूरा अगर लेकिन जहाँ पार्शियल आ जाता है, जहाँ आधा फंक्शनिंग है कोई भी चीज़, तो उसमें मोस्टली में एम्बिग्विटी रहती है, जेनाइटल एम्बिग्विटी। ठीक है, मिक्स्ड गोनाडल डिसजेनेसिस हमने पढ़ा है पीछे ही, दीज आर ओवोटेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स। इसमें सेम, क्योंकि XY है तो इसमें स्ट्रीक गोनाड्स होते हैं एक तरफ पे, और एक तरफ पे नॉर्मल या डिसजेनेटिक टेस्टिस होती हैं। क्योंकि ओवोटेस्टिकुलर है तो इसमें दोनों टिश्यूज़ होंगे। तो ठीक है, ओवरीज भी होती हैं, टेस्टिस भी होती हैं इसमें। तो स्ट्रीक गोनाड्स हैं, नॉर्मल और डिसजेनेटिक टेस्टिस होती हैं एक साइड पर। अब कैरियोटाइप क्या होता है इसमें, मोस्टली 46XY। फिनोटाइप सेम, डिपेंड करता है टेस्टिस कितना अपना परसेंटेज काम कर रही हैं, कितना परसेंटेज ऑफ टेस्टिस आर फंक्शनिंग नॉर्मल। फिर एक आती है इसमें हमारी गोनाडल डिसजेनेसिस में टेस्टिकुलर रिग्रेशन। इसमें देर स्टार्टिंग में क्या होता है, टेस्टिस फॉर्म हो रही है लेकिन धीरे धीरे वो रिग्रेस हो जाती हैं। तो इसमें ब्रॉड फिनोटाइप होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ टेस्टिकुलर फेलियर, कौन से टाइम पे टेस्टिस फेल होना स्टार्ट हुई हैं। अगर सपोज़ प्यूबर्टी हो गई, अटेन हो गई, प्यूबर्टी तक ठीक ठाक टेस्टिस चल रही थी, फीटस में तो चलो नॉर्मल हो गया, फीटस हो गया नॉर्मल, नॉर्मल प्यूबर्टी हो गया, नॉर्मल फीटस हो गया, फीटल टाइम पे टेस्टिस ठीक थी तो उसने जेनाइटिलिया ले लिया। लेकिन अगर बाद में धीरे धीरे बर्थ के बाद फेल हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, प्रॉपर प्यूबर्टी अटेन नहीं हो पाएगी, अंडर विरलाइजेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कैरियोटाइप XY। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, ये एक पॉइंट देख लिया हमने टेस्टिकुलर डेवलपमेंट में गोनाडल डिसजेनेसिस। दूसरा देखेंगे हम एब्नॉर्मल एंड्रोजन प्रोडक्शन या उसका एक्शन। तो एंड्रोजन किसके लिए चाहिए होता है, एंड्रोजन हमें एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के लिए चाहिए, एंड्रोजन हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी चाहिए। तो एंड्रोजन्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्रोडक्शन और एक्शन में, या तो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस में प्रॉब्लम है, LH रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, AMH फंक्शन में प्रॉब्लम है, या अल्टीमेटली एंड्रोजन के रिसेप्टर्स में ही प्रॉब्लम है। एक तो बन नहीं रहा है
दूसरा उसके रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, तीसरा जो ऊपर का हार्मोन है जो ऊपर हाई कमांड से आ रहा है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, उसके ही रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है। और लास्ट होता है AMH फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसमें भी हमें याद रखना है कैरियोटाइप 46XY है। तो अब बायोसिंथेसिस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एंजाइम डिफेक्ट हो सकता है मोस्ट कॉमन। अगर कोई हार्मोन नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है? उसमें हार्मोन प्रॉब्लम, ये उसके एंजाइम्स में प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है वो तो हमने देख ही लिया है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली हार्मोन के बारे में। तो एंजाइम में प्रॉब्लम है। क्या होता है? 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है इसमें कुछ डिफेक्ट है। ये एंजाइम क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म। सो ये कन्वर्जन नहीं हो पाता है, एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाती है। सो देयर इज़ अंडर विरलाइजेशन ऑफ मेल फिटस, या फिर फिनोटाइप फीमेल में हो जाएगा, या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होगा, क्योंकि हमें टेस्टोस्टेरोन किस लिए चाहिए? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के लिए। तो फीमेल या एम्बिग्विटी बोल सकते हो आप उसको, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या फिर अगर बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली फीमेल स्ट्रक्चर्स बनेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के। अब HCG और LH रिसेप्टर एबनॉर्मलिटी है, तो ये कहाँ होते हैं? LH और HCG रिसेप्टर्स ऑब्वियसली टेस्टिस पे होंगे। टेस्टिस पे हैं प्रेजेंट, और ये क्या कर रहे हैं? लीडिंग सेल्स को एंड्रोजन सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। तो ये क्या होगा? अगर LH और HCG रिसेप्टर्स एबनॉर्मलिटी है तो लीडिंग सेल हाइपोप्लेसिया या एप्लेसिया होगा। लीडिंग सेल्स नहीं बन पाएंगे ठीक से, और उसकी वजह से इम्पेयर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा। सो देयर विल बी अंडर विरलाइजेशन ऑफ मेल फिटस, या फिनोटाइप होगा फीमेल पेशेंट का। ये सारे क्या होता है? क्योंकि ये एंजाइम डिफेक्ट है, ये इन यूट्रो भी रहेगा ही ऑब्वियसली। तो दिस विल बी मोस्टली डिटरमाइंड एट बर्थ ओनली। बर्थ पे ही जेनाइटल एम्बिग्विटी या दिस अंडर ये फीमेल फिनोटाइप होगा। अगर पूरी तरह से फिनोटाइप क्लियर है अगर, तो ये हमें मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं एट प्यूबर्टी, फीमेल्स विद अमेनोरिया के साथ। और दूसरा, अगर मेल है और कोई प्रॉब्लम है, जेनाइटेलिया ठीक है पूरा मेल का है, तो दे विल प्रेजेंट एट ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन। ठीक है। थर्ड हो गया। अब हमारा क्या है? हमने देखा था हार्मोन प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है एक हार्मोन हमारा AMH है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। अगर AMH के प्रोडक्शन या AMH के रिसेप्टर्स में भी प्रॉब्लम होगी तो भी देयर विल बी परसिस्टेंस ऑफ मुलेरियन डक्ट। तो दिस इज़ नोन एज परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम। अब क्या हो जाता है? 46XY क्रोमोसोम है, लेकिन AMH का काम नहीं कर रहे, उसमें AMH सेक्रेट नहीं हो रहा है, या AMH के रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है। तो मेल में क्या होगा? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स हो जाएगा उसमें फॉर्मेशन। इसमें मेल एक्सटर्नल जेनाइटली, क्योंकि AMH में प्रॉब्लम है, एंड्रोजन्स नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि देर इज़ नो प्रॉब्लम इन एंड्रोजन सेक्रीशन, देर आर एंड्रोजन्स आर नॉर्मल, सो द फिनोटाइप विल बी मेल विद यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। सो क्या होगा? इसमें मेल आ रहा है हमारे पास यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के साथ। अब इसमें टेस्टीज़ हैं हमारे पास टेस्टीज़ हैं, हमारे पास मेल है विद AMH, जिसमें AMH टेस्टीज AMH सेक्रेट नहीं कर रही है, AMH के रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेल होगा, अपीयरेंस मेल होगा, क्रोमोसोम मेल होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा? यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, अपर वजाइनल स्ट्रक्चर्स, दीज विल बी प्रेजेंट। ठीक है। और साथ में क्या होगा? वॉल्फियन स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होंगे। सो दिस विल बी मोस्टली प्रेजेंट ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन। दीज मेन्स विल प्रेजेंट एट इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें बाहर से तो हमें सब मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, वो बड़ा भी यही सोच के हुआ है कि वो मेल है। तो दिस विल बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग infertility evaluation. Okay, so okay, now androgen receptors
में अगर प्रॉब्लम है सपोज, तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड्रोजन्स नॉर्मल है। इसमें हाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स तो हैं, साथ में एंड्रोजन्स क्योंकि नॉर्मल हैं तो एंड्रोजन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्फियन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो देयर विल बी वॉल्फियन स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, now we have androgen receptors. एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम क्या है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर एंड्रोजन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, सो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं ये, या तो पूरी तरह से एंड्रोजन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट अगर है तो कभी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी एंड्रोजन्स को, थोड़ा बहुत नहीं कर रही है, तो वही जहाँ पे आधा अधूरा है वहाँ पे एम्बिग्विटी है, इनफर्टिलिटी है, पुअर विरलाइजेशन है। अगर कंप्लीट है, सो कंप्लीट इज़ कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें कैरियोटाइप होगा 46XY, क्योंकि कंप्लीट है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है और AMH हमारा नॉर्मल है। पर देखो दो चीज़ें हैं, AMH एंड्रोजन, यही दो चीज़ें हैं, पूरा खेल इन्हीं का है। तो हमें पता है एंड्रोजन की प्रॉब्लम चल रही है, एंड्रोजन को बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लेकिन AMH तो नॉर्मल है। तो AMH अगर नहीं है तो यूट्रस फेलोपियन ट्यूब सब नहीं होंगे, वो स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि एंड्रोजन को बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, तो एंड्रोजन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होंगे वो फीमेल का बनेगा। और उसके साथ क्या होगा, स्कैंटी एंड एब्सेंट प्यूबिक एंड एक्सिलियर हेयर, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। तो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल फीमेल्स।